स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जो साइंस सब्जेक्ट का जो हम एनुअल एग्जाम के पैटर्न बेस पे जो मॉडल पेपर कर रहे थे, यह उस मॉडल पेपर का पार्ट नंबर 3 है। इस पार्ट में हम सेक्शन ए और बी को तो हम पहले के वीडियोज में कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम सेक्शन सी को कंप्लीट करने वाले हैं। अब जो आपका सेक्शन सी है, सेक्शन सी कहां से स्टार्ट होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 33 तक जो आपका सेक्शन है वो सेक्शन सी है। और इस सेक्शन सी में जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होने वाला है? 3 नंबर का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दो पार्ट में पूछा गया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में पूछा गया है कि हाउ आर आइसोटोप्स डिफरेंट फ्रॉम आइसोबार्स। आपको बताना है कि समस्थानिक है वो समबारिक से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो बेसिकली जो समस्थानिक होते हैं उनमें परमाणु संख्या तो समान होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। जबकि जो समबारिक होता है उसमें परमाणु संख्या तो अलग अलग होती है, जबकि जो द्रव्यमान संख्या है वो समान होती है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है। समस्थानिक है उसमें तो परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या है वो अलग होती है। जबकि समबारिक में परमाणु संख्या अलग अलग होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या समान होती है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 27 के पार्ट ए का आंसर लिखना है। पार्ट बी में आपको पूछा गया है राइट 3 एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। आपको समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग लिखने हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है। यूरेनियम है वो एक समस्थानिक है जिसका उपयोग हम किस में करते हैं? परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। तो यह एक यूरेनियम के समस्थानिक का अनुप्रयोग है। इसी के साथ कैंसर के उपचार में हम कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं, और घेंगा रोग के इलाज में भी हम आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। तो ये 3 इंपोर्टेंट समस्थानिकों के अनुप्रयोग हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 भी आपको 2 पार्ट में पूछा गया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में पूछा गया है कि जंतुओं में कोशिका के पास किन किन गैसों का आदान प्रदान होता है, और पार्ट बी में पूछा गया है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हम करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए है कि जंतुओं में कोशिका के पास किन किन गैसों का आदान प्रदान होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन 2 गैसों का आदान प्रदान होता है। तो चलिए अब इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है देखते हैं। तो पार्ट ए का आंसर तो हो गया ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पार्ट बी है, पार्ट बी में पूछा गया है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है कि कोशिका क्योंकि सभी जीवों की मूल इकाई होती है। इसी के साथ कोशिकाओं की जो आकृति और जो आकार है उनके विशेष कार्यों के अनुरूप होते हैं। इसी के साथ जो कोशिकांग होते हैं उनके कारण ही कोई कोशिका है वो जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो आपको इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन दोनों में से किसी एक को करना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला दिया हुआ है कि तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम लिखिए और इसका नामांकित चित्र भी आपको बनाना है। और अथवा में पूछा गया है कि रक्त को संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं और इसके घटक क्या है। सबसे पहले हम ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन का डायग्राम इस प्रकार से होता है कि इसमें एक तो केंद्रक होता है, ये पार्ट क्या कहलाता है? डेंड्राइट। और ये बीच वाला पार्ट ये क्या कहलाता है? कोशिकाएं। और ये क्या होते हैं? तंत्रिकाक्ष। तो इस प्रकार से आपको न्यूरॉन का डायग्राम भी आपको एग्जाम में बना कर आना है। अब सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि रक्त को संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं और इसके घटक क्या हैं। तो रक्त है जो हमारे शरीर के सभी अंगों के संयोजन का काम करता है और गैसों तथा पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थ को भी शरीर के विभिन्न भागों में संवहन का काम करता है। कौन करता है? रक्त। इसलिए इसे क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। और इसके घटक क्या क्या है? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स तथा प्लेटलेट्स। तो ये सभी क्या है? इसके घटक हैं। तो इस प्रकार से इसका आपको आंसर लिख के आना है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं कि एक बाइक है वो विराम अवस्था से चलकर 3 मिनट में 36 किलोमीटर प्रति घंटे का एक समान वेग वो प्राप्त कर लेती है। आपको क्या परिकलित करना है? इसका त्वरण और इस वेग को प्राप्त करने के लिए तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। और आपको क्या ज्ञात करना है? एक्सीलरेशन। अब सबसे पहले आपको ये दिया है कि बाइक है वो विराम अवस्था से चलती है, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? 0।
फाइनल वेलोसिटी आपको कितनी दी हुई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे तो इसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसलिए मीटर प्रति सेकंड में कितनी हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। टाइम आपको दिया हुआ है 3 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब मेरे पास टाइम कितना आ जाएगा 180 सेकंड। अब इसके पास सबसे पहले हमें त्वरण ज्ञात करना है, तो हम गति के प्रथम समीकरण से हम त्वरण को ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम ये कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे v बराबर u प्लस ए टी। v आपको दिया हुआ है, a आपको ज्ञात करना है और टाइम आपको दिया हुआ है। हमारे पास त्वरण क्या आ जाएगा a इक्वल टू 1/18, तो ये हमारे पास क्या जाएगा त्वरण। इसी के पास सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया तय की गई दूरी। तय की गई दूरी का कौन सा फॉर्मूला होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये कौन सी है गति की समीकरण, गति की द्वितीय समीकरण। अब ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है 0, और सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन हमें अभी मिल ही गया था 1/18 और टाइम हमें क्या दिया हुआ है 180 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करके हम तय की गई दूरी को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं इसको आपको किस प्रकार से लिख के आना है। सबसे पहले आपने लिख दिया कि इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, फाइनल वेलोसिटी को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे तो वो कितनी आ जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम दिया हुआ है 3 मिनट, इसको आपको सेकंड में चेंज कर लेना है। तो यह कौन सी समीकरण है, गति की प्रथम समीकरण से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो त्वरण है वो कितना आ जाएगा 1/18 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके सेकंड पार्ट में आपको तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तय की गई दूरी में जो फर्स्ट पार्ट है वो तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो तो है 0, और सेकंड पार्ट में आपके त्वरण को तो अभी हमने ज्ञात कर लिया था, कितना था 1/18, और समय मेरे पास कितना दिया गया है 180 सेकंड। इस प्रकार से आपको तय की गई दूरी कितनी आ जाएगी 900 मीटर। अब इसके जो अथवा में पूछा गया है वो क्वेश्चन करने वाले हैं। अथवा में क्या पूछा गया है कि एक बस है वो गंतव्य स्थान A से B तक 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है और फिर वापस उसी स्थान पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। तो आपको परिकलित करना है, क्या करना है, एक तो बस की औसत चाल और बस द्वारा तय की गई दूरी। यदि बस तय दूरी को 3 घंटे में पूरा करती है, इसी के साथ आपको बस का विस्थापन ज्ञात करना है। तो विस्थापन जो इसका पार्ट 3 है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जब भी कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और उस दूसरे स्थान से वापस प्रथम स्थान पर आती है तो उसका विस्थापन क्या होने वाला है, हमेशा ही 0 होता है। जबकि चाल और दूरी है वो कभी 0 नहीं होगी, उनका मान कुछ ना कुछ जरूर आने वाला है। तो अब सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं औसत चाल। औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटा कुल समय। अब दूरी हमारे पास दी भी नहीं है तो इसलिए हम मान सकते हैं, माना कि A से B के बीच की दूरी कितनी है x। हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो इसलिए समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो इसलिए A से B के बीच का समय कितना हो जाएगा x बटा 36 और B से A के बीच समय क्या हो जाएगा x बटा 72। अब औसत चाल हम ज्ञात कर सकते हैं। औसत चाल हम जानते हैं कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी हो जाएगी x प्लस x डिवाइडेड बाई कुल समय कितना हो जाएगा x बटा 36 प्लस x बटा 72। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास औसत चाल कितनी आ जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकंड में आपको पूछा गया कि बस द्वारा तय की गई दूरी, यदि बस तय दूरी को 3 घंटे में पूरा करती है तो दूरी बराबर हम जानते हैं क्या होता है चाल इंटू समय। औसत चाल अभी हमारे पास आ गई थी 48 किलोमीटर प्रति घंटा और समय हमें कितना दिया गया है 3 घंटे। तो इसलिए आपकी जो बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 144 किलोमीटर और विस्थापन हमने देख लिया था क्या हो जाएगा 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि आपको मंगल का द्रव्यमान और उसके एक चंद्रमा का द्रव्यमान दिया गया है। यदि मंगल और उसके चंद्रमा के बीच की दूरी आपको दी हुई है 1.01 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5, तो मंगल द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल की गणना करनी है। तो बल की गणना का इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा F इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब आपको यहाँ G की वैल्यू दी हुई है, m1 हम मान लेंगे मंगल का द्रव्यमान और उसके चंद्रमा का द्रव्यमान मान लेंगे m2 और बीच की दूरी आपको दी हुई है। तो इस प्रकार से आप बल की गणना कर सकते हो। तो इसको आपको इस प्रकार से लिखना है कि मंगल का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है m1 कितना दिया हुआ है 6.42 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23
चंद्रमा का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 1.08 इंटू मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 15 kg। बीच की दूरी दी हुई है 1.01 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 15 किलोमीटर। तो अब जब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, सबसे पहले हमारे पास जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 6.7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11 और अमन कितना दिया हुआ है 6.42 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 और चंद्रमा का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 1.08 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 15 और बीच की दूरी आपको कितनी दी हुई है 1.01 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5। इसका आपको स्क्वायर करना है तो आप एक बार और लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका क्या आंसर आने वाला है F इक्वल टू 4.55 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 80 न्यूटन। तो ये आपका बल का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 में आपको दो पार्ट में पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट ए है, उसमें पूछा गया है कि एक ध्वनि तरंग 346 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गमन करती है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य है वो 1.8 सेंटीमीटर है तो आपको इसकी आवर्ती है वो बताना है। तो हम जानते हैं आवर्ती बराबर क्या होता है चाल बटा तरंग दैर्घ्य। अब हमारे पास चाल दी हुई है, चाल कितनी दी हुई है 346 मीटर प्रति सेकंड और तरंग दैर्घ्य कितनी दी हुई है 1.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम किसके 100 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आवर्ती कितनी आने वाली है 19,222 हर्ट्ज। पार्ट बी में आपको पूछा गया कि क्या ये उपरोक्त ध्वनि ऑडिबल है, स्पष्ट कीजिए। तो हम ये कहेंगे कि यह ध्वनि श्रव्य है क्योंकि हम कौन सी ध्वनि को सुन सकते हैं जिन ध्वनि की फ्रीक्वेंसी कितनी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, उन ध्वनि को हम सुन सकते हैं। तो हमारे पास आवर्ती कितनी आई है 19,222। इस फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि हाँ यह ध्वनि हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है कि कृषि के लाभ को अधिकतम करने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न फसल पैटर्न्स क्या है, किन्हीं तीन पर आपको चर्चा करनी है। तो हम किन्हीं तीन पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट है मिश्रित फसल। मिश्रित फसल क्या होती है कि इसमें दो या दो से अधिक फसल को एक साथ उगाया जाता है। सेकंड है अंतर फसल। अंतर फसल में क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक जो फसल होती है उनको एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाया जाता है। थर्ड है फसल चक्र। फसल चक्र में खेतों में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाना ही फसल चक्र कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर लिखना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपको अगली वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।